नमस्कार। न्यायमूर्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी समाज में हर व्यक्ति को एक प्रेरणा मूर्ति के रूप में दिखाई देता है। वह भारत के संविधान की प्रभुता का पालन व अखंडता और संरक्षण की जिम्मेदारी संभालता है। हाल ही में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने न्यायिक सेवा की परीक्षा करवाई थी और परिणाम घोषित होने के बाद मेरे को बहुत खुशी है ये बताते हुए कि एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट की छात्रा सुश्री श्रद्धा शुक्ला ने पूरे भारत में 15वां स्थान प्राप्त किया है और आज हमारे साथ इस जर्नी को शेयर करने के लिए आई हैं सुश्री श्रद्धा शुक्ला जी, जिन्होंने भारत में 15वां स्थान प्राप्त करा है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए। नमस्कार श्रद्धा जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने भारत में 15वां स्थान प्राप्त करा। जुडिशियल सर्विसेज एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और आपको बहुत बहुत बधाई इस बात की। जरूर उसके पीछे बहुत मेहनत रही होगी और आज हम उसी का राज जानने के लिए आए हैं। तो मैम, आपने लॉ कहाँ से करा था? लॉ मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया था। आपने BHU से करा था? 5 इयर्स की थी? यस, 5 इयर्स। 5 इयर्स LLB करी थी। अच्छा मैम, सबसे पहले तो इस बात का खंडन कर दें, क्योंकि भारत में इतने बच्चे हैं जो जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं किसी बहुत उच्च स्तर की यूनिवर्सिटी, एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ूंगा या किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ूंगा, सिर्फ तभी और तभी मेरी जुडिशियल सर्विसेज की एग्जामिनेशन में मदद होगी और मैं क्लियर कर पाऊंगा। क्या ऐसा है मैम? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब बेसिकली जुडिशरी क्लियर करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको लॉ की समझ होनी चाहिए। और अगर आप ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ और NLUs में डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस वहाँ पे एक्सपोजर का है, एक इंटर्नशिप कल्चर का है। वहाँ के लोग एक प्राइवेट सेक्टर के टूवर्ड्स जाने के लिए ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं, तो ये डिफरेंस हम देख सकते हैं। बट ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ की टीचिंग्स या इस चीज़ में कोई डिफरेंस होता है। और लॉ की समझ आपको अगर ज़रूरी है तो वो आप कहीं से भी पढ़ा हो आपने, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप एक डिटर्मिन्ड है अपनी चीज़ों को लेके, तो इस चीज़ से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है कि आपने कहाँ से लॉ किया है। जी भी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। रेगुलरिटी भी बहुत जरूरी है। तो रेगुलरिटी एक स्टूडेंट को अपने आप आती है या कोचिंग से कुछ मदद मिलती है? बिकॉज ट्रेंड बहुत है कोचिंग का, तो उससे फायदा भी बहुत है। बच्चे इस बात को किस तरीके से समझ सकते हैं? कोचिंग से मैं हमेशा, मुझे कोई भी मिलता है मैं उसको यही बोलती हूँ कि कोचिंग नेसेसरी है। बिकॉज ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं पाते या आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना आपको ये नहीं पता, आपको सब पता है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं आपको ये नहीं पता है कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से एंड करें। और कोचिंग, जब हमारे पास कोचिंग होती है तो एक चीज़ों का टाइम फ्रेम फिक्स हो जाता है कि हाँ हमारा 14 मंथ्स का कोर्स है, तो हमें ये है कि हमारा 1 मंथ में ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, 2 मंथ्स में ये हो जाएगा। तो हमारे ऊपर भी एक प्रेशर रहता है और कि हमें भी ये साथ साथ करते चलना है, क्योंकि कोचिंग एंड होगी तो फिर हम नहीं कवर कर पाएंगे। तो वो उस चीज़ में भी हेल्प होती है। और दूसरी ये चीज़ हेल्प होती है कि कितना पढ़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें और सब कुछ आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते। कुछ आप कम पढ़ेंगे, कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो चीज़ खुद करेंगे, फॉर एग्जांपल आप प्रीवियस ईयर निकालेंगे, फिर आप निकालेंगे क्या इंपॉर्टेंट है नॉट इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हो सकता है आपको टाइम लग जाए और आप 2-3 महीने में आपको समझ आए चीज़ें कि कैसे स्टार्ट करें। बट कोचिंग होती है तो इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प हो जाती है। आपको एक सराउंडिंग्स मिल जाती है, आपको आसपास लोग मिल जाते हैं। आप घर में बैठ के, जैसे कि मुझे कोविड के बाद यही प्रॉब्लम आई कि मैं घर में थी तो कोई पढ़ता हुआ दिखता नहीं था, तो एक वो आती नहीं थी अंदर से ज़ील। वो उस टाइम में बहुत ऐसा हुआ कि नहीं हो पाई पढ़ाई। बट जब आप क्लास आते हैं, यहाँ पे क्या होता है, आपके टेस्ट होते थे, तो एक अंदर से होता है कि जैसे टेस्ट आप किसी दिन नहीं पढ़ के आए, आप घूमने चले गए, किसी दिन नेक्स्ट डे टेस्ट हुआ, आपने नहीं पढ़ा, तो जब वो मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो एक फील होता है कि यार इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो जो टेस्ट का कल्चर है वो आपको नहीं मिल सकता कहीं और। तो कोचिंग में इन सब चीज़ों से काफ़ी हेल्प होती है। एक पाथ आपको मिल जाता है, एक ओरिएंटेड हो जाती है चीजें कि हाँ अब हम बिल्कुल प्रिपरेशन ओरिएंटेड है, स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन। हाँ, एक डायरेक्शन मिल जाता है। दैट इज वेरी ट्रू। तो टेस्ट की आपने बात करी, तो क्या टेस्ट डेली देते थे आप या किस तरीके से रहता था सिस्टम? बिल्कुल ऐसा रहता था कि एक टॉपिक होता था, नेक्स्ट डे आपके एक प्रिलिमिनरी टाइप का टेस्ट होता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे और एक मेंस का टेस्ट होता था। तो उससे ये हेल्प होती थी कि जब एक ही टॉपिक पे आपको 25 क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे, किसी भी स्टेट के क्वेश्चंस मोस्टली कवर हो जाएंगे उसमें। फिर आप जब मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको आंसर राइटिंग ऑब्वियसली जरूरी नहीं है वही क्वेश्चन आ जाए, बट इससे क्या है कि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ हमको 10 मिनट मिलते हैं, हमने 10 मिनट में ऐसा आंसर लिख दिया, तो उस चीज़ से काफ़ी हेल्प होती है। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हो गए, ये सब चीज़ें भी सर साथ साथ कराते चलते हैं, तो इससे भी हेल्प मिलती है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए तो आपको कैसे लिखना है, कैसे आपको फैक्ट्स पता करने हैं, क्या इशू फ्रेम हो रहा है, जजमेंट, तो एक ये सब चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिली मुझे।
सर की टेक्निक्स के बारे में बहुत चर्चा होती है, तो दर्शकों को अगर आप थोड़ा सा बताएं कि टेक्निक सर की किस तरीके से रहती है, बिकॉज दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली ऐसा था, मैं जब अपने कॉलेज टाइम में एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करती थी तो मेरी भी एक आदत थी कोड निमोनिक्स बनाने की, कोड बनाने की। फिर मैं यहाँ आई तो सर ने बहुत सारी डिफिकल्ट चीज़ों के लिए इतना इजी करके उन्होंने समझा दी चीज़ें। मतलब सीपीसी मुझे काफी टफ लगती थी, बट सर से पढ़ने के बाद मेरा सब कुछ सीपीसी टफ लगती है, बट जब सर ने पढ़ाई तो फिर ऐसे हो गया था कि वो इतना बोलते थे एक ही चीज को कि वो एकदम दिमाग में बैठ जाती थी कि हाँ, ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 6 रूल 17। कुछ चीजें तो ऐसी थी कि बस हमें बोल दो, हमें पता है सारे उसके इंग्रेडिएंट्स पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो और सर वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक टेक्निक है, वो तो मैंने पता नहीं कितने लोगों को बताई होगी कि आप 89 ऐड कर दो उसमें, स्टेट का प्रोविजंस और सेंटर के जो होते हैं, वो तो मैंने पता नहीं कितने लोगों से शेयर करी होगी कि ऐसे कर देना। तो बहुत हेल्प मिली इससे। सर का पढ़ाने का तरीका इज आउटस्टैंडिंग, दैट इज वेरी ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। अच्छा, और आपने जैसे बात करी कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अगर हम जैसे भारतीय दंड संहिता की बात करें, आईपीसी, यू सी इट हैज 511 सेक्शंस। तो ये 511 में से क्या पढ़ें क्या छोड़ें, किस सेक्शन को कितनी डिटेल में पढ़ना है, क्या आप क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी उतनी ही गहराई से पढ़ेंगे जितना मर्डर पढ़ेंगे, ये डिफरेंशिएशन आपको कोचिंग से मिला या आपको पहले से समझ थी? थोड़ी बहुत समझ थी, क्योंकि इतना तो हम एग्जाम्स देखते रहते थे, बट कोचिंग से काफी हेल्प हुई। जैसे कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आता था तो अगर सर उसमें 2 से 3 दिन लगा रहे हैं तो ये चीज समझ आ जाती थी कि हाँ, इस टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत, जैसे कि मैंने कई बार बोला कि जो 313 है सीआरपीसी का, उससे जब मैंने दिल्ली का भी अभी मेंस दिया तो उसमें उससे भी क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे खासे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो सर उन चीज़ों पे टाइम लगाते हैं, तो हमको भी एक आइडिया लग जाता है कि नहीं, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं घर जाती थी, उसकी और प्रॉब्लम्स होती थी, उनको भी लगाती थी, तो इस चीज़ से काफ़ी हेल्प हो जाती है कि क्या इंपॉर्टेंट है। और एक ये भी पता चल जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रिलिमिनरी के लिए है तो उसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो कुछ भी अभी तो कहीं से भी पूछ लेते हैं, बहुत वास्ट है, तो आपको एक काइंड ऑफ बेयर एक्ट पूरा ही आना चाहिए। बट मेंस में आप वो चीज़ नहीं कर सकते, आपको 2 महीने मिलेंगे, आप बिल्कुल ही कम टाइम मिलेगा, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि फिर पूरा बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, पूरा वो पढ़ रहे हैं। तो उस समय ये जो सर के नोट्स होते हैं, आंसर राइटिंग जो सर करवाते हैं, वो काफी काम आती है। आंसर राइटिंग भी सर रोज ही करवाते हैं? सर का ये था कि सर ने सबको बोल रखा था कि आपको 2 पेजेस का आंसर हर टॉपिक पे लिखना है। स्टार्टिंग में मैं नहीं फॉलो करती थी, मुझे लगता था नोट्स हो गए, अब आंसर लिखना होगा, इसी में से निकाल लेंगे, हो जाएगा। बट फिर आफ्टर टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि जब एग्जाम्स की डेट आ गई तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर अभी से नहीं नोट्स प्रिपेयर होंगे तो हम उतने 1-1.5 महीने के स्पैन में वो नोट्स, एग्जॉस्टिव नोट्स नहीं पढ़ पाएंगे। तब फिर मैंने थोड़ा लेट जाके आंसर राइटिंग फिर मैंने स्टार्ट करी, तो उससे काफी आंसर राइटिंग काफी हेल्प करती है, बिकॉज आपकी फाउंडेशन वहीं से बननी शुरू हो जाती है। क्योंकि आप मेंस के लिए जब पढ़ना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपकी प्री की तैयारी हो रही होती है। और बेयर एक्ट्स पे तो फोकस करना बहुत जरूरी है। और एम्बिशन की बेयर एक्ट्स, बाकी बेयर एक्ट्स, फर्क क्या है समझ, अगर आप थोड़ा सा बता सके हमें। मतलब जैसे कि मैंने एविडेंस का बेयर एक्ट लिया, उस बेयर एक्ट को लेने के बाद मुझे अपने नोट्स नहीं उठाने पड़े। मतलब उसमें एक्चुअली ऐसा था कि आपको प्रोविजन दिया है, उसके बाद अगर एविडेंशियरी वैल्यू है या उस पर कुछ सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क डिसीजन है, डाइंग डिक्लेरेशन है, तो सर ने अपना कॉम्पैक्ट फॉर्म में उसमें लिख रखा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल प्री के टाइम में मैंने एविडेंस में सीपीसी में कोई भी नोट्स नहीं उठाए, क्योंकि वो बेयर एक्ट इनफ था मेरे लिए। अब फिर मेंस आया तो मैंने थोड़ा बहुत सर ने क्या क्लास में पढ़ाया है वो सब चीजें भी रेफर कर ली, बट आप प्री के लिए देखें तो बेयर एक्ट सर के तो मोर देन इनफ है। दैट इज वेरी ट्रू। तो न्यायाधीश बनने का चयन, जुडिशियल सर्विसेज, क्या प्रेरणा थी आपकी, क्या आपने सोचा था, क्यों आपको इस तरफ आकर्षण लगा कि मैं न्यायिक सेवा की ज्वाइन करूंगी या एक न्यायाधीश बनूंगी? एक्चुअली शुरुआत तो ऐसे हुई कि जब मैं 10th में थी तो मेरी इच्छा थी कि मैं जो इंटर है वो आर्ट साइड के सब्जेक्ट से करूँ। मैं साइंस स्ट्रीम से थी, तो मैंने अपने घर पे बताया कि मुझे आर्ट से पढ़ाई करनी है, तो घर वाले बिल्कुल कन्विंस नहीं हुए। अरे तुम साइंस में, मेरे काफ़ी अच्छे भी मार्क्स आ गए थे, तो उनका ये हुआ कि नहीं अलाउ किया। तो फिर फाइनली मैंने 12th साइंस स्ट्रीम से ही करी। बट मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे लॉ के बारे में बताया, तो एक फैसिनेशन अपने आप जागा कि हाँ ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर मैंने रिसर्च करा और एक काइंड ऑफ मेरे अंदर हमेशा से ये चीज़ थी कि एक डिस्क्रिमिनेशन मैंने देखा था, नॉट इन माई फैमिली बट इन माई सराउंडिंग्स, की अगर कभी हायर एजुकेशन है, बेटर एजुकेशन की बात है, कुछ ऐसी चीज़ों की बात है, तो लड़कों को प्रेफरेंस मिलती है और लड़कियों को काइंड ऑफ यही है कि ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ लो। ऐसा नहीं पढ़ाते नहीं है, बट
ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़े सपने, मतलब मेरी फैमिली में तो किसी ने लॉ भी नहीं परस्यू करा। तो जब मैंने अपने फादर को पहली बार बोला कि मुझे लॉ करना है, तो उनका पहला रिएक्शन यही था कि लॉ तो वो करते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं या जो कुछ नहीं करते। तो मैंने बोला कि नहीं पापा, मेरा ये ड्रीम है, मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है। तो काफ़ी उन्होंने मुझे वो न्यूज़पेपर की क्लिप्स वगैरह पढ़ के सुनाते थे कि ये देखो इसने पहले यहीं से कर लिया, BA कर लिया, BSc कर लिया और फिर इन्होंने IAS की तैयारी करी। तो मेरा था नहीं, मैं अभी करूँगी। 12th के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ग्रेजुएशन प्लस LLB नहीं करना चाहती, मैं BLLB करना चाहती हूँ। मैं अभी से अपनी ओरिएंटेशन स्टार्ट कर देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बनना है, मैंने डिसाइड कर लिया। फिर फाइनली वो कन्विंस हुए, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे और भेजा। ये तो बहुत अच्छी बात रही क्योंकि आपके फादर साहब ने आपको सपोर्ट करा और आज हमें इतनी सक्षम एक जज मिली है जो एक ऐसे स्टेट में जा रही हैं जहाँ पे वो बहुत अच्छा करेंगी। ये तो मेरे को पूरी तरीके से इस बात की संतुष्टि है। मैम, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको कोचिंग की क्लासेस में आपको बैरा एक्ट में हेल्प मिली, बट क्या कोई स्टडी मटेरियल जो दिया जाता था उसका कितना रोल रहता था? क्या वो कुछ कारगर रहा आपके मेंस की प्रिपरेशन के लिए? बिल्कुल सर, स्टडी मटेरियल मैं ये बोलूँगी कि जैसे क्लास में टॉपिक होता था, मेरा फर्स्ट घर जाके यही होता था कि मैं स्टडी मटेरियल पे वो टॉपिक पूरा कवर करती थी। उससे क्या होता था कि अब उससे से कुछ मैं सब टॉपिक्स निकाल के नोट्स बना लेती थी, क्योंकि अभी एग्जाम में क्या होता है कि एकदम से इंपॉर्टेंट टॉपिक वो सीधा सीधा नहीं दे देते, उसमें से कुछ माइनर कुछ सब टॉपिक्स निकाल के देते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली जब मैंने मेंस दिया था तो एक एंटी सूट इंजंक्शन करके एक टॉपिक है, तो वो मतलब क्लास में नहीं हुआ था, तो बट मैंने वो एम्बिशन के मटेरियल में पढ़ा था। और जब वो क्वेश्चन वहाँ पे आया तो मैंने देखा और फिर मुझे हुआ कि मैंने तो ये पढ़ रखा है, तो मुझे एक आइडिया था तो मैंने वो लिख दिया मतलब। तो फिर इस चीज़ से मुझे ये हुआ कि मटेरियल से काफ़ी हेल्प हुई। उसके अलावा मटेरियल में जब आप एक पूरा टॉपिक खत्म होता है उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और फिर मेंस के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप वो टॉपिक पढ़ के और वो क्वेश्चंस अगर आप लगा लेंगे तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत है। वो बुक आप लेके बैठेंगे और आप टॉपिक वाइज कवर करते चलेंगे तो फिर इससे ज़्यादा किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने ये किया कि मैं और अदर नोट्स भी पढ़ती थी, जो कॉलेज टाइम की बुक्स थी उनको रेफर करती थी। फिर मुझे भी लगा कि इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें मोर देन इनफ दिया और कॉम्पैक्ट करके चीज़ें दी हैं और आपको पूरा समझ आएगा, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग करके चीज़ें दी हुई हैं। तो मटेरियल काफ़ी हेल्पफुल है और मटेरियल के लिए तो मैंने सबसे यही सुना था कि एम्बिशन के मटेरियल से अच्छा इस समय कोई मटेरियल नहीं है, तो मुझे कोई इस चीज़ पे डाउट नहीं था और फिर मैंने खुद भी पढ़ा है तो मुझे कोई डाउट नहीं था। मॉक टेस्ट सीरीज जब जैसे आपने अभी बताया, तो मॉक टेस्ट सीरीज भी आपने दी किसी स्टेट की जब एग्जामिनेशन अप्रोच कर रहा था? तो यस सर, मॉक दिया था मैंने यहीं पे, मतलब अभी मैंने 4 मेंस लिखे हैं तो मैंने चारों में मॉक दिए थे। तो वो मॉक आपको दिखा कि पेपर से कहीं कुछ उसका थोड़ा सा रिलेशन दिख रहा था? बिल्कुल सर, कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे थे कि एग्जैक्टली वही आए थे सेम फॉर्मेट में, तो मुझे भी लग रहा था ये तो काफी हेल्प हो गई। तो ये तो है, मॉक से तो काफ़ी हेल्प होती है। एक एग्ज़ाम के पहले जब आप देते हैं तो एक ये भी समझ आ जाता है कि 3 घंटे में हमको इतनी देर में फिनिश करना है एग्ज़ाम, तो उस चीज़ का मॉक तो इसीलिए बनाई है, इसलिए हेल्पफुल होता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस की क्वेश्चंस वही मैंने बोला कि जिस स्टेट ओरिएंटेड होता है, मैंने ये भी डिफरेंस उसमें ऑब्जर्व किया कि ऐसा नहीं है कि वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मॉक में। अगर हरियाणा का मॉक है तो उस स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, दिल्ली का मॉक है तो वो है, राजस्थान मैंने दिया था तो स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। स्टेट स्पेसिफिक अप्रोच एक आपने अपनाई। मैम, आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? किस तरीके से आप कितने घंटे डिवोट करते थे? बिकॉज स्टूडेंट्स के अंदर मैं आपको बताऊं एक बड़ा भ्रांति उनके अंदर है कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है। दे आर लुकिंग फॉर इनपुट एंड नॉट आउटपुट। सो आप बता सकते हैं कि क्या दिनचर्या रहती थी आपकी जब आप प्रिपेयर कर रही थी? दिनचर्या तो एक्चुअली डिफरेंस था जब डेट आ गई थी और नहीं आई थी। जब डेट नहीं आई थी तो मेरा ये था, मैं क्लास करती थी, उसके बाद हमारा एक डिस्कशन का टाइम होता था। हम कुछ फ्रेंड्स थे तो हम लोग 2-3 घंटे या टॉपिक पे या जीके के ऊपर डिस्कशंस करते थे। उसके बाद मैं घर जाती थी, रेस्ट करती थी और लाइब्रेरी में 3-4 घंटे पढ़ती थी, बस फिर इतना ही था। मतलब क्योंकि क्लास भी हम कर रहे हैं तो, लेकिन जब एग्जाम की डेट आ गई तो थोड़ा हो गया कि हाँ सीरियसली, क्योंकि अब इतना कम टाइम होता है, आपको चीज़ें कवर करनी है। बट मैं ये बोलूँगी उसमें आपको कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी, आप कितनी चीज़ें कितनी देर में कवर कर ले रहे हैं, कितनी जल्दी आपको समझ आ जा रहा है, तो कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि आपको हाँ इतने घंटे पढ़ना है। और दूसरी चीज़ कि सिर्फ ये नहीं है कि बस पढ़ रहे हैं, मतलब मेरा ऐसा नहीं था, मैं पढ़ नहीं सकती पूरे दिन की मैं दिन रात पढ़ रही हूँ। मैं मूवीज़ भी देखती थी, मैं बुक्स पढ़ती थी, मैं घूमने भी जाती थी, मतलब मैं करती थी चीज़ें। मुझे ये है कि एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, और किसी दिन जैसे नहीं हो पाई है पढ़ाई तो वो मेरे पूरे टाइम बैक ऑफ द माइंड चलता था कि आज मैंने नहीं पढ़ाई कर पाई है, तो फिर मैं अगले दिन उसको ज़्यादा पढ़ती थी, तो आज मैंने कम पढ़ा, नेक्स्ट डे ज़्यादा पढ़ लिया। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, एग्जाम डेट जब आ जाती है तो सबसे ज़रूरी है कि आप
उस जितने अभी टाइम ड्यूरेशन बना है उसमें आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे 2 मंथ्स में, मतलब 20 डेज में ये करना है, 10 डेज में करना है, 5 डेज में ये करना है। तो ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, आप एक सब्जेक्ट लेकर बैठेंगे और फिर वो चलता रहेगा और फिर वही है, टाइम कम बचेगा। तो सबसे पहली चीज मैं ये करती थी, प्री की डेट आई या मेंस की डेट आई तो पहले मैं अपने रूम में एक व्हाइट पेपर पे लिख के टांग लेती थी कि इससे इस डेट तक मुझे ये खत्म करना है। अगर वो छूट गया है तो मैं छोड़ देती थी, उसको मैं लास्ट में करूंगी, क्योंकि मेरे को ये चीज फॉलो करनी बहुत जरूरी है। तो जब डेट आ जाती है तो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने रूटीन को लेकर, अदरवाइज आप अपने हिसाब से पढ़िए। एक डिसिप्लिन तरीके हाँ, से पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। है। दैट इज वेरी करेक्ट। सो मैम, जब आप एम्बिशन में जैसे कोचिंग करने के लिए आते थे, आपने क्लास करी, क्लास के बाद अगर आपको जैसे लेट्स से अगर आपको कोई टॉपिक है, अब हर व्यक्ति, हर छात्र, हर छात्रा, हर स्टूडेंट नहीं समझ सकता एक बार में, तो अगर कोई टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया गया और उसके बाद अगर आपको उस टॉपिक में थोड़ी सी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, उसको क्लियर करने के लिए आप क्या करते थे? सर मतलब ये तो हमेशा ही होता था, किसी चीज में कुछ डाउट होती है तो सर हमें एक ही चीज बोलते थे, पहले घर जाके खुद पढ़ो। और वो सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, बहुत बार माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ सर ने बोल दिया हमारा मिस हो गया और फिर हम लास्ट में सोच रहे हैं अरे यार ये तो सर ने बताया नहीं, या हमें समझ नहीं आया। तो सर का सबसे पहला होता था कि आप घर जाके पढ़िए। मैंने बिल्कुल वही चीज फॉलो करी कि मेरे को नहीं, अगर मुझे कोई चीज नहीं समझ आई है मैंने वहां पढ़ा, उसके बाद मैंने घर पे जाके उसको खुद से पढ़ा, मटेरियल से पढ़ा। उसके बाद अगर नहीं समझ आता था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करती थी कि यार मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, तुम लोगों को आ गई है तो तुम लोग बता दो। और सेम वो भी करते थे कि अगर मुझे कुछ आ गया तो मैं उन्हें बता देती थी। उसके बाद अगर हमारा कोई डाउट रह जाता था तो सर थे हमारे, सर सारे डाउट्स क्लियर करते थे। मैं सर से काफी डाउट्स क्लियर तो क्लास में डाउट्स क्लियर हो जाते थे सारे? बिल्कुल बिल्कुल। क्लास के बाद मैं सर के पास आती थी, सर को अगर वर्दी लगता था क्वेश्चन, क्योंकि सर को कुछ समझ आ जाता था कि अभी तुम और पढ़ के आओ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे कि उन्हें लगता था एक्सपीरियंस है कि अभी तुम पढ़ के नहीं आए इसलिए पूछ रहे हो, तो सर हमें बोलते थे अभी तुम और पढ़ के आओ। नहीं तो अगर वर्दी क्वेश्चन होता था तो सर बिल्कुल डाउट क्लियर करते हैं। तो जब आप कोचिंग में आते थे तो क्लास का माहौल किस तरीके का रहता था? जब सर पढ़ाते थे या कोई और फैकल्टी मेंबर्स भी पढ़ाते हैं तो क्लास का माहौल किस तरीके का रहता है वहाँ पे? ये तो मैं बोलूंगी कि मैंने अगर कोविड टाइम में जब ऑनलाइन हो गई थी क्लासेस, सबसे ज़्यादा ये चीज़ मिस करी है कि कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं है। मतलब एक तो एक डिसिप्लिन हो गए थे, क्योंकि यहाँ लेट आते थे तो एंट्री नहीं होती थी, तो हम लोग एकदम टाइम से पहुँचते थे। और सर बिल्कुल ऐसे पढ़ाते थे कि सर ने पढ़ाया ये नहीं कि वो कंटिन्यूअसली बस टॉपिक पे बोलते जा रहे हैं, वो बीच बीच में लाइफ लेसन्स भी दे रहे हैं, मोटिवेशंस भी दे रहे हैं, या जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। उस दिन तो हम काफ़ी वो होते थे एकदम इंथुजियास्टिक कि नहीं इन्होंने कर लिया हमें भी करना है, ये हमारे साथी तो पढ़ रहे थे। तो ये सब चीज़ें, अगर वही मैंने बोला कि एक माहौल एटमॉस्फेयर होता है ना कि सब पढ़ रहे हैं, सब कुछ ऐसा कर रहा है, कोई आपको कंटिन्यूअसली डेली कोई मोटिवेशन दे रहा है कि नहीं करना है तो कैसे नहीं करोगे? मोटिवेशन वो बहुत जरूरी है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं एट अ टाइम। एक टाइम आता है कि सबका मन ये हो जाता है कि अब नहीं होगा, अब नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपको एक मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, और वो सर से मुझे काफी मिला। मैं बिल्कुल इस बात को मान सकता हूँ, बिकॉज सर की जो डायरेक्शन देने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका, डायरेक्शन देने का तरीका, वो माइंड को इस तरीके से फ्रेम कर देते हैं, सेट हो जाता है कि हम अपने आप ही एक डिसिप्लिन तरीके से चलते हैं। बिल्कुल। अब आप एक न्यायाधीश बन चुके हैं, आपका चयन हो चुका है, पोस्टिंग की ही बस देर है। तो आप भारत के इस जुडिशियल सिस्टम में आप क्या देखते हैं 3 ऐसी चीजें जो या तो आपको चेंज करनी है या आप ऐसी कोई वैल्यूएबल एडिशन करना चाहते हैं अपने पूरे करियर में? एडिशन बेसिकली सर थोड़ा बैकलॉग ऑफ केसेस के ऊपर मैं सोचती हूँ कभी कभी ऐसे खाली बैठ के कि क्या क्या चीज़ें करी जा सकती हैं। जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जो ADR मैकेनिज्म है, मतलब मुझे वो काफ़ी सही लगता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो मेरे हिसाब से उसका वो अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में। तो मैं चाहती हूँ, जैसे हमारे लीगल एड क्लिनिक्स होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, मैं भी अपने BHU में लीगल एड क्लिनिक में थी, तो मैं चाहती हूँ कि एक उस चीज़ की भी, जैसे कि लीगल एड वगैरह की अवेयरनेस कैंप्स होते हैं, ये सब होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो ADR मैकेनिज्म है कि कोर्ट ना जाके, क्योंकि कोर्ट जाता है तो फिर एक है ऐसी टेंडेंसी कि बहुत टाइम लगता है, लोग नहीं फिर जाते हैं कोर्ट, तो जो एक ADR मैकेनिज्म है उसको थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, उसकी अवेयरनेस मेरे हिसाब से होनी चाहिए। और जैसे कि काफ़ी अभी तो फिलहाल तो काफ़ी परसेंटेज बढ़ गया है, जैसे कि विमेन काफ़ी कम है, क्योंकि भाई मैंने बोला जब मैंने लॉ करने का डिसाइड किया, अब तो फिर भी काफ़ी हो गया है, अभी वही 6-7 साल पहले इतना नहीं था कि लड़कियां लॉ नहीं करती थी, रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो अब तो काफी हो गया है। तो मैं उस चीज पे भी थोड़ा वर्क करना चाहती हूँ कि अपने एटलीस्ट अपनी सराउंडिंग में तो अवेयरनेस फैला सकूं कि एटलीस्ट नो योर राइट्स, और अगर आपको करनी है ऐसी चीजें तो बिल्कुल कोई आपको रोक नहीं सकता, आप
जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, अगर आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है तो आप कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ है। तो बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स है, ईडीआर मैकेनिज्म, बिल्कुल हो सर। लीगल एड एंड मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द और जुडिशरी। एक चीज और मुझे लगती है सर, इंटरकनेक्शन थोड़ा सा। अभी जैसे कि मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि अपनी जो सुप्रीम कोर्ट की ई विंग है उसने एक इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट करा है। वो मुझे इतना इंप्रेसिव लगा कि ई कोर्ट, ई प्रिजन हो गया, उसमें ई प्रोसिक्यूशन हो गया, ई फॉरेंसिक हो गया, तो एक इंटरलिंकिंग हो जाएगी जिससे कि चीजें जल्दी होंगी। वही सेम चीज की लेट नहीं होंगी चीजें, टाइम उसमें कम लगेगा, स्ट्रीमलाइन तरीके से हो हाँ। गया तो सब कुछ। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। तो मैं इन सब चीजों के बारे में पढ़ती रहती हूँ और सोचती हूँ कि हाँ ऐसा कुछ करना है या ऐसी चीजों को प्रमोट करना है। नहीं, ये आपके विचार बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, ये विचार आपके हैं। श्रद्धा जी, आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। Thank you. आपने 15वां स्थान प्राप्त करा राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में। इट्स अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट। हम चाहते हैं कि आपका करियर इतना अच्छा हो कि आप एक शाइनिंग स्टार बन के निकले जुडिशरी के लिए, एंड यू एम फॉर मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द जुडिशरी। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड थैंक यू टू द व्यूअर्स। थैंक यू सो Thank you. मच।